सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस के गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा निश्चित ही एक ऐसा टास्क जो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक चुनौती पैदा करता है। विद्यार्थियों के मन में तमाम संशय, तमाम समस्याएं, तमाम प्रश्न हमेशा उसके समक्ष उत्पन्न होते रहते हैं। उसके मन में कई सारे विचार चलते हैं, लेकिन जब उन विचारों का, जब उन प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाता है तो निश्चित ही विद्यार्थी टेंशन या परेशानी में आते हैं। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना आपा भी खो देते हैं और अपने सालों की मेहनत बर्बाद करके रख देते हैं। लेकिन बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल रखते हैं और परीक्षा के हर चरण में विजयी अभियान करके अंततः विजय प्राप्त करते हैं। आज का यह लेक्चर ऐसे तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के दौरान उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पूरे परीक्षा के दौरान, पूरे परीक्षा की तैयारी के दौरान, परीक्षा के एक दिन पूर्व, परीक्षा हाल में प्रश्नों को हल करते दौरान उनको वो तमाम बातें जो करना चाहिए, आज हम लोग इसी के बारे में यहां डिस्कस करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी अपने मन में इन सारे प्रश्नों को रखता है, लेकिन इसका जवाब कहीं उनको नहीं मिल पाता है। अपने इस विशेष लेक्चर के तहत आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो अभियान, जो यज्ञ आपने प्रारंभ किया है, उस यज्ञ में हमारा यह लेक्चर एक आहुति का कार्य करेगा। जिस यज्ञ को आपने प्रारंभ किया है उस यज्ञ में थोड़ी बहुत आहुति जो है मेरे ओर से भी दिया जा रहा है। इसी के तहत जो है ये लेक्चर आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी जो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहा है, यदि वह सच्चे मन से और सच्चे परिश्रम से, सच्चे श्रद्धा और सच्चे आस्था, पूरे लगन से परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वो योग्य है परीक्षा। अगर वो सच्चे मन से दे रहा है, मैं कंपटीटर की केवल बात कर रहा हूं। जो वास्तव में सच्चे कंपटीटर है, इसके बारे में पहले बता चुका हूं। जो वास्तव में सच्चे कंपटीटर, उनके लिए आज जो बातें होंगी, कैसे वो अपने मनोबल को दुगना चौगुना या इतना बना ले कि आसानी से प्रारंभिक परीक्षा निकल जाए, उसके लिए उनको ये जानना पड़ेगा कि आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में क्या करना चाहिए। ठीक है ना? आईएएस के प्रीलिम्स में उनको क्या करना चाहिए कि वो सफल हो जाएं, आज इसी का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है कि आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा कुछ दिन रह गया है और इस प्रारंभिक परीक्षा को कैसे सफल होना है, ये एक पूरी योजना आपको बनाना पड़ेगा। तो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने के पहले जब आप फोकस्ड होने जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब कुछ दिन आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा रह गया है, आपको अब फोकस्ड होना है, बिल्कुल केंद्रित होना है। तो अब केंद्रित होने के लिए योजनाएं बनेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना होगा कि आपको एक योजना बना लेना होगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, किससे पढ़ना है, ये सारी एक सेटल योजना बननी चाहिए। और वो योजना केवल घंटा, मिनट, महीने, दिन के अनुसार नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन के अनुसार बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 3 महीने की योजना बना लिया, 100 दिन की योजना बना लिया और प्रत्येक दिन क्या करना इसकी योजना ही नहीं बना, क्योंकि प्रत्येक दिन मिलकर ही तो महीने बनेंगे। अगर आपका प्रत्येक दिन गड़बड़ होगा तो पूरा महीना गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको योजना का निर्माण करना है। अगर आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा हर हाल में सफल कर होना है तो सबसे पहला आपको एक वेल प्लान बनाना है।
कहा भी गया है, वेल बिगेन इज ए हाफ डन, वेल बिगेन इज ए हाफ डन। याद रखिए, आईएएस की परीक्षा में हमेशा इस बात को याद रखिए कि वेल बिगेन इज ए हाफ डन, यानी अगर तैयारी यानी शुरुआत अगर अच्छी हो तो आधा रास्ता स्वयं तय हो जाता है। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा की शुरुआत अगर आप सही करेंगे तो आधा रास्ता यानी आधी तैयारी तो वैसे हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले एक विस्तृत योजना बना लीजिए। आपने योजना का निर्माण कर लिया, अब टाइम टेबल बना लीजिए कि कितने देर क्या पढ़ना है, कितने देर क्या पढ़ना है, कितने देर पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, इसका एक टाइम टेबल बना लीजिए। लेकिन टाइम टेबल जो है वो केवल कागजी आदर्श नहीं रहना चाहिए, एक्चुअल में उसको आपको साकार करना है। यानी जो टाइम टेबल आपने बनाया, टाइम टेबल बहुत लोग बना लेते हैं विद्यार्थी, लेकिन वो सोचते हैं कल से टाइम टेबल का प्रयोग करेंगे, कल से टाइम टेबल का प्रयोग करेंगे, फिर अगले दिन करते, अगले दिन सोचते हैं टाइम टेबल। आधे से ज्यादा विद्यार्थी जो टाइम टेबल बनाते हैं वो इसी पसोपेश में रहते हैं कि टाइम टेबल का हम किस दिन से पालन करना प्रारंभ करें, और ये करते करते पूरा दिन बीत जाता है। तो केवल योजना बनाना ही नहीं है, सरकार की तरह केवल योजनाओं का प्रचार नहीं करना है कि योजनाओं का प्रचार अलग है और योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन अलग है, और सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण और सरकार द्वारा योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन के बीच में खाई है, और यह खाई होना ही देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं और योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, टाइम टेबल का निर्माण कर रहे हैं, टाइम टेबल का इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी खाई आप पैदा कर रहे हैं अपने सफलता और सफलता के बीच। क्लियर हो रहा है? जैसे सरकारी योजनाएं कागजी आदर्श बन के रह जाती हैं, वैसे आपकी योजनाएं और आपका टाइम टेबल मात्र एक कागजी आदर्श बनकर रह जाएगा। आप ये मत भूलिए कि आज का संघर्ष आपको वर्षों के संघर्ष से मुक्ति प्रदान करेगा, और आईएएस की परीक्षा मुक्ति का अभियान है, भले आप नेताओं के अंदर में आ जाएं, क्योंकि आईएएस की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसके लिए कहावत है कि सिविल सेवा का सूरज कभी डूबता नहीं। कहावत था ना, ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूरज डूबता नहीं था। क्यों नहीं डूबता था? क्योंकि जब पूरब में सूरज उगता था तो पूरब में उनका साम्राज्य था, पश्चिम में सूरज उगता था तो पश्चिम में उनका साम्राज्य था। इसीलिए कहावत बन गया कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है। इसी प्रकार भारतीय सिविल सेवा का सूरज कभी नहीं डूबता है। आपको नीति नियंता बनना, रिटायरमेंट के बाद भी आप नीति नियंता बन जाएंगे, किस पद तक पहुंचेंगे पता नहीं। आप देख ही रहे, बहुत सारे आईएएस अधिकारी मंत्री बन गए हैं, बड़े बड़े पदों को शोभामान कर रहे हैं। तो जब परीक्षा ऐसी हो जिसके सूरज का कभी अंत नहीं होता है, जिसके सूरज कभी डूबता नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और उस टाइम टेबल का हर हाल में पालन करना होगा। और ये मान लीजिए कि आपको अपने विरुद्ध सख्त होना पड़ेगा, ठीक है ना, अपने विरुद्ध सख्त होना पड़ेगा, ठीक है। जिस दिन आप अपने विरुद्ध भी योजनाओं के प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लिए सख्त होना प्रारंभ कर देंगे, आप देखिएगा सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। तो इसके अलावा सिलेबस को बांट ले कोर्स के अनुसार। जो तीसरा हम आपको बता रहे हैं वो सिलेबस को बांट के पढ़ें, ठीक है ना। सिलेबस को आप बांट के पढ़िए कि आज इतना कंप्लीट कर लेना, लेकिन सिलेबस को बांटिए और तय करिए कि आज इतना पढ़ना है। अपने क्षमता के अनुसार सिलेबस को बांटिए। ऐसा नहीं कि आपने इतना ज्यादा सिलेबस आज के दिन तय कर लिया, निर्धारित कर लिया, जो आपकी क्षमता से बाहर है। तो आपको अपनी क्षमता के अनुसार आज के दिन सिलेबस तय करना है और उसको पढ़ जाना है। बहुत संभव कि आप एक दिन पहले, सोने के पहले रात्रि को ही सिलेबस तय कर लीजिए कि कल इतना पढ़ लेना है, लेकिन वो सिलेबस आपकी क्षमता के अंदर हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि क्षमता से बाहर और क्षमता से बहुत कम, दोनों ने तय नहीं करना है, क्षमता के अनुसार करना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा कम ले लिए सिलेबस, पता चला 2 ही घंटा पूरा हो गया,
ऐसा भी नहीं लेना कि बहुत ज्यादा सिलेबस ले लीजिए दिन भर में नहीं पूरा हुआ। आपको मध्यम मार्ग अपनाना है जो आपके क्षमता के अंदर हो, ठीक है ना। थोड़ी बहुत आप चैलेंजिंग भी ले सकते हैं क्योंकि परीक्षा नजदीक आ गई है, समय ज्यादा देना है, कोर्स ज्यादा है, तो निश्चित ही आपको थोड़ी सा अपने क्षमता, देखिए आपको असाधारण क्षमता का प्रयोग करना है तो थोड़ी सा आपको आगे निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सा आप अधिक भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो समय है, ये जो बेला है वो निकट पहुंच चुका है आपके सफलता के लिए और उस दिन के लिए जो आप सपने में देखते हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सा अपने क्षमताओं का अतिरिक्त प्रयोग करिए। ये शरीर है और ये मन है, जितना आप इससे वर्क लेंगे वो उतना ही उसके कौशल में वृद्धि होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप बहुत आराम करेंगे तो इसको बहुत ज्यादा ताकत मिलेगा, बल्कि आप अच्छे से अगर अपनी क्षमता के अनुसार एक्टिव होंगे बहुत ज्यादा इसको एनर्जी मिलती है। ये शरीर है और जब आपकी तैयारी पूर्णता पर पहुंचेगी तो अंदर से आवाज आएगा कि अब मैं तैयार हूं, और जिस दिन ये आवाज अंदर से आ गया उस दिन आपकी सफलता निश्चित है। बहुत लोग तो परीक्षा में बैठते हो तमाम संशय में रहते हैं, होगा नहीं होगा, कैसा प्रश्न आएगा, कैसे हम कर पाएंगे, कैसे हम हल करेंगे, ये सारे प्रश्न आते। अरे इतनी दुविधा तो अगर रहेगा तो सफलता कैसे होगा? आप बताइए कैसे सफलता मिलेगी? ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं चौथा, महत्वपूर्ण तथ्यों को आप याद करते चले। आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री पढ़िए, चाहे वो पॉलिटी पढ़िए, चाहे वो इकोनॉमिक्स पढ़िए, चाहे वो साइंस पढ़िए, चाहे वो ज्योग्राफी पढ़िए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे करंट अफेयर्स पढ़िए, कोशिश करिए कि हम कुछ ना कुछ उसको याद भी करते चले। समय कम है, आप इस पर मत टालिए कि मैं 10 दिन बाद फिर इसको याद करूंगा। साल भर की बात होती तो मैं ये कहता ही नहीं, 1.5 साल की बात होती मैं कहता नहीं, क्योंकि मैं अपने वहां याद करने की बात ही नहीं करता हूं, मैं तो कहता हूं बार बार पढ़िए। लेकिन अब समय नजदीक आ गया है, आप हो सकता है पहले कई बार पढ़े भी हों, तो अब जो पढ़िए कोशिश करिए वो याद होता चले, ठीक है ना। अब आप जो पढ़िए वो कोशिश करते चलिए कि तथ्य याद होते जाएं, ये जरूर ध्यान में रखिए। अब याद का मतलब ये नहीं कि आप रटते चले जाए, दिन भर बैठ के उसको रटिए, आप एक बार समझ के उसको पढ़िए, देखिए अपने आप याद हो जाएगा। याद होने ना होने में सबसे बड़ा अंतर समझ का फेर है। अगर आप समझ के नहीं पढ़ेंगे कभी नहीं याद होगा, चाहे कई बार पढ़ लीजिए। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो 1-2 बार में याद हो जाएगा। तो याद होने और याद ना होने के बीच में जो अंतर है वो समझ का है, ठीक है। टाइम का भी है, बहुत दिन हो जाएगा भूल जाएगा, तत्काल की बात तो हम समझ का ही करेंगे ना। कोई भी बात ये नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, बहुत सारे उसमें कमियां हो सकती हैं, कोई संपूर्णता में अपवाद तो हर जगह है। लेकिन आप इस बात को आज ध्यान दीजिएगा जाकर कि याद होने ना होने में सबसे बड़ा अंतर समझ का है। जब आप समझ के पढ़ते हैं तो वो याद हो जाता है, इसलिए तथ्यों को आप समझ के पढ़ते चलिए ताकि वो याद होती चले। छोड़िए नहीं कि कल हम याद करेंगे। अब अगला जो बिंदु है, सभी बिंदुओं को आप नोट करते चलिए और लिख लीजिए अपने कॉपी में, और रोज उसका प्रयोग करिए जो बता रहा हूं। देखिएगा सफलता आपके घर का दरवाजा खटखटा देगी। लेकिन आप इसको आत्मसात करिए, यह अनुभव के विषय, किताबी विषय नहीं है जो बता रहा हूं, यह अनुभव का विषय है, इस पे चला गया है। तो इसके अलावा आपको याद करते चलिए तथ्यों को। अब अगला जो बिंदु है, कठिन तथ्यों से भागिए नहीं। बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी होते हैं कि कहते हैं कठिन है, इसको कल पढ़ लेंगे, अच्छा इसको परसों पढ़ लेंगे। अच्छा चलो अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्या बिगड़ जाएगा, हो सकता है एग्जाम में अइबा न करे, तो फिर हमको जरूरत क्या है इस पे जूझने की। अरे भाई वक्त का तकाजा है कि तूफान से जूझो, वक्त का तकाजा है कि तूफान से जूझो, आखिर कब तक चलोगे किनारे किनारे। अरे आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, आपको हर प्रकार के कठिनाइयों से जूझना है, हर प्रकार के कठिनाइयों से लड़ना है। और जब आप कठिनाइयों से एक कदम आगे बढ़ते हैं, यानी कठिनाइयों में आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो अपार आत्मबल विकसित हो जाता है आपके अंदर।
अगर आप कठिनाइयों को छोड़ छोड़ के भागेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका कितना लूज हो जाएगा। आप कल्पना करिए कि कठिनाइयों से जो व्यक्ति बार बार भागता है, जो केवल सरल और सरलतम चीजों को ही ढूंढता है, वो जीवन में क्या प्राप्त कर सकता है। आप इसकी कल्पना करिए। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कठिन चीजों को छोड़कर आगे निकल जाते हैं और अगला देखने लगते हैं। नहीं, सिविल सेवा की परीक्षा में कठिनाइयां ही तो आपकी परीक्षक हैं और इसी से आपको जूझना है। इसलिए आपको कठिन तथ्यों से भागना नहीं है। आपको इस बात को जरूर याद रखना है कि यही कठिनाइयां आपके लिए सफलता की सीढ़ी बनेंगी। इन्हीं कठिनाइयां इसलिए नहीं आती हैं कि वो मनुष्य को रोके। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि वो आत्म क्षमता का, आपके क्षमता का परीक्षण करके आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। आप कल्पना करिए कि जब आप कठिनाइयों को हल करते हैं, जब आप कठिनाइयों को दूर करते हैं, जब आप कठिनाइयों से संघर्ष करते हैं और संघर्ष करके विजयी होकर निकलते हैं, तो आपका आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए कठिन तथ्यों को छोड़ना नहीं। अगला जो पॉइंट है, अगर आपने आईएएस को लक्ष्य बनाया है तो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा के दौरान किसी अन्य ऑप्शन के बारे में मत सोचिए। यह सोचिए कि अगर बनूंगा तो केवल आईएएस, नहीं तो कुछ भी नहीं। जब आप विकल्पों पर विचार करने लगते हैं तो आप अपनी तैयारी की ओर कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि आपके मन में यह रहता है कि हमारे पास यह भी विकल्प है, चाहे इसमें हो चाहे ना हो, और नहीं हो पाएगा, नहीं सही से पढ़ेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, हमारे पास ये विकल्प तो है ही। जैसे ही आपने विकल्प के बारे में सोचा, आपकी तैयारी कमजोर होती जाएगी। एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी ऐसा नहीं करते हैं, हजारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी ऐसा करते हैं। मैं कोई साधारण चीज यहां नहीं बता रहा हूं। ये सारे तथ्य रोजाना हजारों की संख्या में विद्यार्थी का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। नहीं तो आप अपने अगल बगल देख लीजिए जाकर। इसलिए अगर आपने ये तय किया है कि आपको आईएएस बनना है और आपने लक्ष्य बनाया है, प्रारंभिक परीक्षा आ गया है, तो देयर इज नो एनी ऑप्शन फॉर योर चॉइस, ओनली वन ऑप्शन, आईएएस। आपके पास केवल एक ऑप्शन है, वह है आईएएस बनना। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जिस दिन आप ये कर लेंगे, कहावत भी है, एक साधे सब सदा, सब साधे सब जाए। अरे एक को तो साधिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्जुन की तरह आपको केवल चिड़िया का आंख दिखना चाहिए, ठीक है ना। अर्जुन की तरह आपको केवल चिड़िया का आंख दिखना है। यह नहीं है कि आपको चिड़िया के किसी को पंख दिख रहे हैं, किसी को चिड़िया के और चीजें दिख रही हैं। आपको चिड़िया के केवल आंख दिखना चाहिए। पूछा गया ना, द्रोणाचार्य ने पूछा क्या दिख रहा है उस चिड़िया का, निशाना तो आंख पे लगाना था। तो कोई कहा पंख दिख रहा है, कोई कहा कुछ दिख रहा है, बहुत लोगों ने अलग अलग विचार दिए। अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे केवल चिड़िया का आंख दिख रहा है। अर्जुन के समान आपको केवल आईएएस में सफलता ही दिखना चाहिए। यह दिवा स्वप्न नहीं है। दिवा स्वप्न तो वो है जो आप क्षमता के बाहर देखते हैं। यह स्वप्न भी नहीं है, यह आपका लक्ष्य है, और जो आपकी क्षमता के अंदर है, क्षमता के बाहर नहीं है। इसे व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, कोई बाहरी आदमी नहीं करता है। भारत की भूमि वैसे भी वीरों से खाली नहीं है। सस्य श्यामला या वसुंधरा वीरों की खान है, और उस धरा पर यदि आप पैदा हुए हैं, यह गर्व का विषय है, ठीक है ना। भारत में पैदा होना, भारत संतति होना, भारत की संतति होना,
गर्व का विषय है। और कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, यदि आप भारत की संतान हैं। ईरा सिंघल को देखिए, क्या आत्मशक्ति या आत्मबल का आपको इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल मिल सकता है। आप ईरा सिंघल जो आईएएस टॉपर थी, आप उनको जरा देखिए और आप कल्पना करिए कि कितना शरीर, अब मैं क्या कहूं यहां से, क्या उचित नहीं है जो आईएएस टॉप किया हो, लेकिन जिस चुनौती को ईश्वर ने उनके समक्ष पेश किया था, उस चुनौती को उन्होंने तोड़ फोड़ दिया और आईएएस जैसी परीक्षा में टॉप की। लेकिन आपको तो ईश्वर ने सर्व शरीर से सक्षम बनाया पूर्ण रूप से, तो निश्चित ही, और चाहे बनाया हो चाहे ना बनाया, ताकत तो मन की शक्ति में। याद हमेशा रखिएगा कि शक्ति का संबंध शरीर से नहीं होता। आज ये रख लीजिएगा, शक्ति का संबंध मन से होता है। मन हारा तो सब कुछ हारा, मन डूबा तो सब कुछ डूबा। शक्ति का संबंध शरीर से नहीं होता है। 4 फुट का आदमी पहलवान को डरा सकता है अपनी बाड़ी से, अपने बात से, ठीक है ना। हिटलर कोई बहुत बड़ा नहीं था, एक नाटा व्यक्ति जिससे पूरा भारत विश्व कांपता था, ठीक है। तो क्या मतलब है, शक्ति शरीर में नहीं है, शक्ति मन में होता है, आपकी इच्छा शक्ति में होता है, आपके संकल्प में होता है। और जब मन की शक्ति का आप प्रयोग करेंगे, ईरा सिंघल अपने मन की शक्ति से सफल हुई थी, अपनी इच्छा शक्ति से सफल हुई थी। निश्चित ही आप इच्छा शक्ति का इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं दे सकते। हालांकि भारत की धरती वीरों से खाली नहीं है। तो सबसे पहले लक्ष्य बनाया है, तो आप उस लक्ष्य को 100% प्राप्त करिए और वही आपका एकमात्र विकल्प होना चाहिए। आईएएस का विकल्प केवल आईएएस होना चाहिए। जब आप ये भावना बना लेंगे ना, तो आधा तो समस्या आपका दूर हो जाएगा, तैयारी वैसे हो जाएगी। कह तो रहा हूं, ये लड़ाई ही इच्छा शक्ति की है, ये लड़ाई ही आपकी संकल्प शक्ति की है। आईएएस की सफलता और असफलता के बीच तो आप खड़े हैं अपनी संकल्प शक्ति लेकर, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने लक्ष्य के प्रति, आईएएस के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए, ठीक है ना। मैंने देखा है बहुत लोगों ने यह भी कहा है कि भाई आपको इसके साथ अन्य विकल्प भी चूज करते चलना चाहिए। अरे भाई, लक्ष्य कोई इतनी साधारण चीज नहीं होती है, वो कोई साधारण संकल्प शक्ति से इतना बड़ा लक्ष्य आपको नहीं मिलता है। ये असाधारण इच्छा शक्ति का प्रयोग है इतने बड़े लक्ष्य के लिए। जब आप पूर्ण रूप से समर्पित ही नहीं होंगे अपने लक्ष्य के प्रति, जब आप पूर्ण रूप से श्रद्धा ही नहीं रखेंगे अपने लक्ष्य के प्रति, तो इतना बड़ा पद मिलेगा कैसे। बात समझ रहे हैं। जब आप हमेशा अन्य विषयों में सोचते रहेंगे, अन्य किसी संभावना के बारे में विचार करते रहेंगे, तो आपका समर्पण और श्रद्धा इससे पैदा कैसे होगा। अरे आपका प्रेम उस पंछी की तरह नहीं होना चाहिए कि जो पेड़ सूखते ही उड़ जाता है। आपका प्रेम उस मछली की तरह होना चाहिए कि जो जब पानी सूख जाता है, जल सूख जाता है, तो तड़प तड़प कर प्राण दे देती है। श्रद्धा उस मछली की तरह करिए, आप उस पंछी की तरह मत बनिए कि जो पेड़ सूखते ही उड़ जाता है। आप उस मछली की तरह बनिए कि वो जल से इतना प्रेम करती है कि नदी के सूख जाने के बाद तड़प तड़प कर प्राण दे देती है। उस चातक की तरह बनिए जो स्वाति की एक बूंद के लिए प्राण दे देता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्राण दे दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपके समर्पण और श्रद्धा की सीमा उसी समान होनी चाहिए। जब परीक्षा इतनी बड़ी हो तो क्या श्रद्धा का स्तर छोटा होगा, क्या समर्पण का स्तर छोटा होगा? पहले हमको यही बात बता दीजिए। निश्चित समर्पण और श्रद्धा का स्तर असाधारण होगा, अकल्पनीय होगा, अतुलनीय होगा।
जो लोग बन रहे हैं उनको देखिए तो आप जरा, कुछ को छोड़ दीजिए, तो जो जो मैं बता रहा हूं सब पालन वो करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो कोई परम वाक्य है, ये नहीं मैं कह रहा हूं। मैंने बताया कि अपने लेक्चर के तहत मैं उन्हीं चीजों को बता रहा हूं जैसे एक सामान्य विद्यार्थी सोचता है, जैसे एक सामान्य विद्यार्थी करता है, जैसे एक सामान्य विद्यार्थी महसूस करता, बिल्कुल उन्हीं बातों को मैं बता रहा हूं। कोई बातें किताबी नहीं है, कोई बातें किताबी नहीं है। आप मेरा कोई भी लेक्चर उठा लीजिए, पूरा आप चैनल पे देख लीजिए, हमारे सारे लेक्चर आपको ऐसे लगेंगे जो मौलिक अवधारणा विचार है। कहीं भी आप देख लीजिए जाके, सारे लेक्चर मेरे। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि आपके अंदर मौलिकता जागृत करना, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा में याद रखिए, आयोग आपसे मौलिकता की अपेक्षा रखता है, किताबी अपेक्षा नहीं रखता है। वो प्रोफेसर और वो नहीं चाहता है, वो एक मौलिक आईएएस अधिकारी चाहता है जिसके पास अपने विचार हो। इसलिए आधे ज्यादा प्रश्नों में यही पूछता कि आपके विचार क्या, आप देख लीजिए जाके, ठीक है। उत्साह हमेशा बनाए रखिए, उत्साह ही सफलता की जननी है। यानी कि उत्साह अगर डूबा तो सब कुछ डूबा। आपको रोज अपने आप को उत्साही बनाए रखना है, आपको हमेशा मोटिवेट करना है और इस बात को भी दोहराते रहना है कि मैं प्राप्त कर सकता हूं, मैं प्राप्त करूंगा, मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। आईएएस की परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो यह सोच लीजिए कि मैं प्राप्त कर सकता हूं, मैं प्राप्त करूंगा, मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, सफलता मिल जाएगी आपको। जब आपकी भावना इतनी दृढ़ होगी, जब आपका संकल्प इतना अडिग होगा, कोई आपको सफल होने से रोक देगा क्या? ठीक है ना? तो आप ये सोच कर चलिए कि मुझे बनना ही बनना है, बनूंगा तो आईएएस। अरे जो लोग बने हैं अपनी तमाम चुनौतियों को दरकिनार करते हो, क्या वो लोग इससे कम सोचे होंगे क्या? अब यहां उपस्थित होकर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल, कुछ सीमाएं रखता हूं, किसी दिन बहुत सारे टॉपर्स का आपके सामने लेक्चर्स भी लाके रख दूंगा, ठीक है ना? तो आप ये मन में बना के चलिए कि अगर मैं प्राप्त करना है तो मैं प्राप्त करके रहूंगा। मूल्यांकन करते चलिए, अगला जो बिंदु है अपना मूल्यांकन करते चलिए आप, कि जो मैंने पढ़ा क्या उससे कुछ सीखा या कुछ सीख पाया कि नहीं, मुझे कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जाकर मूल्यांकन करिए, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल का ट्रायल जो है वो घर पर हो जाना चाहिए। जान लीजिए, घर पर या कोचिंग कोई भी आपके पास हो, वहां ट्रायल हो जाए, कोई चीज बाकी ना रहे। युद्ध के पहले युद्ध की तैयारी आवश्यक है। युद्ध में सफलता वही प्राप्त करता है जो युद्ध के पहले सारी विजयी रणनीतियों को बना लेता है, सारी विजयी रणनीतियों को बना लेता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, उसको घमंड था। क्या घमंड था? कि मैं किसी देश का सुल्तान हूं, भारत का, दिल्ली का, इतनी बड़ी सेना, बाबर काबुल के एक छोटे से राज्य का राजा है, क्या बिगाड़ पाएगा हमारा? कुछ हजार उसके पास सेनाएं हैं और मेरे पास लाखों की सेना, क्या कर पाएगा हमारा? लेकिन बाबर जानता था कि युद्ध में विजय युद्ध के पहले बनाई गई रणनीतियों पर आधारित होता है। वो कई दिन पहले पहुंचकर पानीपत के गांवों में तोपों को छुपा दिया था और तुलगामा पद्धति से यह तय कर लिया था कि जैसे इब्राहिम लोदी की सेनाएं मैदान में पहुंची, चारों ओर से घेर कर तोपों और बाणों से वर्षा कर दी जाएगी। और उसने किया भी यही, कुछ हजार की सेनाएं लेकर। बाबर ने तो 12,000 बताया है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं बहुत कम आकलन था, लेकिन 12,000 की सेनाएं लेकर अगर बाबर के शब्दों को विश्वास किया जाए तो 12,000 की सेना लेकर बाबर ने
एक विशाल सेना इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर दिया 1526 में। क्यों? क्योंकि बाबर ने रणनीतियों का निर्माण पहले ही कर लिया। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको अपनी रणनीति और उन रणनीतियों का मूल्यांकन पहले ही कर लेना है। एग्जामिनेशन हॉल में, युद्ध के मैदान में, वहां नहीं आप करें कि वहीं चल के सब देखेंगे, ऐसा नहीं करना, यही सब आप कर लेना है। ठीक है, मूल्यांकन करते रहिए। और प्रारंभिक परीक्षा में मूल्यांकन का आधार टेस्ट पेपर है, लेकिन टेस्ट पेपर भी बढ़िया होना चाहिए। बहुत सारे टेस्ट पेपर में उलूल जुलूल प्रश्न होते हैं, बहुत गलत प्रश्न होते हैं। अच्छे टेस्ट पेपर का आप खोजिए, मार्केट में जाइए और अच्छे टेस्ट पेपर को खोजिए। आप जब देखेंगे 2-4-10 टेस्ट पेपर देखेंगे, बहुत ज्यादा सीमित मत होइए। मैंने देखा बहुत लोग बताए हैं बहुत ज्यादा मत पढ़िए, बहुत ज्यादा मत खोजिए। अरे ये सब मत करिए। आयोग आपको ये थोड़ा बता दिया कि इतना ही पूछेंगे। अपने ज्ञान को विस्तृत आयाम दीजिए भाई। किसी के कहने मत जाइए कि बस इतना पढ़ो टॉप कर जाओगे। किसी कहने मत जाइए, बहुत र्यूमर उड़ाया जा रहा है कि बस इतना पढ़ो। आयोग ने नहीं कहा बस इतना पढ़ो, ठीक है ना। आप अपने ज्ञान की सीमा को विस्तार दीजिए, ठीक है ना। परीक्षा जब अपार है तो अपने ज्ञान को भी आप अपार बनाइए। इतना ज्यादा सीमित मत होइए, इतना ज्यादा संकुचित मत होइए, ठीक है ना। ज्ञान को कुछ बढ़ा लीजिए। तो आप मार्केट में जाइए और देखिए, अच्छे अच्छे टेस्ट पेपर को आप देखिए और खुद आप देखते ही समझ जाएंगे कि कितना अच्छा है। बहुत सारी जो महीना वाली पत्रिकाएं आती हैं उसमें भी लास्ट में टेस्ट पेपर दिया रहता है। तो 2-4-10 आप वहां से निकाल के अपना सेट बना लीजिए। 15-20 महीनों का आप देख लीजिए पीछे। अगर वो 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनका एक सेट बना लीजिए। आप उन्हीं 15-20 को हल करिए, वो भी आपको बहुत अच्छा मूल्यांकन करेंगी। जो बढ़िया बढ़िया पत्रिकाएं आती हैं, ठीक है। समय प्रबंधन बना के रखिए। आज का काम आज करना है, कल नहीं करना है, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट जो है आपकी सफलता का सबसे बढ़िया आधार निर्माण करता है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटा पढ़ना है तो 10 घंटा लगा दिए, आज पढ़ना है तो 4 दिन बाद पढ़ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट जो है वो सफलता की कुंजी है, ये हमेशा याद रखिएगा। और आपका टाइम मैनेजमेंट जो है अब्राहम लिंकन की तरह होना चाहिए। अब्राहम लिंकन के लिए कहावत था कि जब वो सुबह टहलने के लिए निकलते थे तो लोग अपनी घड़ी मिला लेते थे। वो अपनी घड़ी मिला लेते थे लोग कि 4 बजा होगा सुबह के। टाइम मैनेजमेंट आपका सख्त होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट तो एक सफल व्यक्ति के लिए या सफल होने के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना। इसलिए टाइम मैनेजमेंट तय करिए और ये जो भी तय करिए अपने क्षमता के अंदर तय करिए, क्षमता के बाहर नहीं। मैंने इसके बारे में आपको बहुत बताया है। जो भी दैनिक टास्क आप तय करिए। अगला बिंदु क्या है? दैनिक टास्क जो रोजाना का लक्ष्य है जो तय करिए उसको कड़ाई से पूरा करिए। आज का टास्क कल के लिए मत छोड़िए कि कल मैं पूरा करूंगा। तो जो दैनिक टास्क है वो मैं जिन चीजों को बता रहा हूं, हजारों लड़के रोज उन चीजों को नहीं करते हैं। ये वो हैं जिनके सफलता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह रहता है। आप ये ना करें इसलिए मैं बता रहा हूं, वो लड़के भी ना करें इसीलिए बता रहा हूं। अभी बहुत समय है, अगर अभी आप चेत जाएंगे तो निश्चित सफल हो जाएंगे। इसीलिए मैं इस लेक्चर को अभी दे रहा हूं ताकि वो समस्याएं आपके समक्ष परीक्षा हाल में विकराल ना हो जाएं। टास्क तय करिए, अपने क्षमता के अनुसार टास्क तय करिए और उसको पूरा कर जाइए। इतना तय करिए कि एग्जामिनेशन के 10-15 दिन पहले तक हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाए। ये नहीं, वो सब आपको तय करना है, ठीक है ना। एग्जाम के 10 दिन पहले पूरा हो जाए, क्योंकि रिवीजन आपको बहुत तेजी से करना है 10-15 दिन में। लास्ट का 10-15 दिन केवल रिवीजन, नई चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 10-15 दिन पहले पूरा हो, उस हिसाब से टास्क घंटा मिनट दिन और से पूरा कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अध्ययन के दौरान आप रेस्ट भी करते रहिए। अध्ययन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल
आंखों में तेल डाल के पढ़ते ही चले जा रहे हैं, ना दिन का पता है ना रात का पता है। क्योंकि आपको जानकर यह भी आश्चर्य हो जाएगा, जब आप अपनी क्षमता से अधिक परिश्रम करेंगे तो हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाएं, और जिसके लिए आपने साल भर लगाया ऐन मौके पर वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है ना? इसलिए आपको कुछ रेस्ट भी लेते रहना है। ठीक है? और अगर हो सके तो कुछ मनोरंजक कार्य भी आप कर सकते हैं। वह कार्य करना है जो परीक्षा के अतिरिक्त दबाव को आपके ऊपर महसूस ना होने दे। वह कार्य करना है जो परीक्षा के दबाव को हल्का बनाए। इसलिए आपको रेस्ट भी करना है, निद्रा भी भरपूर लेनी है। निद्रा में भरपूर लीजिए क्योंकि आपका दिमाग वर्क कर रहा है। और अगर कुछ मनोरंजक कार्य भी 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा के लिए करना चाहते हैं तो कोई मनोरंजक, चाहे आप न्यूज़ देख लीजिए टीवी में, चाहे न्यूज़ देखेंगे आपका तैयार भी होगा, या कोई मनोरंजक कार्य अगर आप देख सकते हैं, कोई उस पर रोक नहीं है। आपको अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति, अंततः मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको सफल होना है तो पढ़ाई का, तैयारी को आपके जीवन का स्वाभाविक अंग बनाना है। यानी तैयारी में आपको अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति बनाकर रखना है। जैसे आप अन्य दिनचर्या का पालन करते हैं वैसे ही आपको पढ़ाई को भी अपनी दिनचर्या का अंग बनाना है। बिल्कुल वो अलग नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल अलग से कोई कार्य आपको दिया गया है। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आप पहले जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे। ठीक है, कुछ अतिरिक्त मेहनत अलग हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि जब आपको अपने जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति बनाकर तैयारी करेंगे, जैसे खाते पीते सोते उठते बैठते हैं, क्या खाते समय आपको टेंशन होता है? क्या सोते समय आपको टेंशन होता है? क्या टहलते समय टेंशन होता है? तो पढ़ते समय टेंशन क्यों हो? खाना पीना, सोना उठना, बैठना, टहलना, बात करना, ये स्वाभाविक जीवन का अंग है, जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो पढ़ना भी जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति बनना चाहिए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, जिस दिन आप ये करने लगेंगे, पढ़ाई और तैयारी बिल्कुल सरल हो जाएगी। सफलता आपके द्वार पर दरवाजा खटखटाने लगेगी। क्लियर है? तो अंतिम तथ्य मैं आपको यही बता रहा हूं कि अपने पढ़ाई को, अपने तैयारी को अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति बनाइए और अपने स्वाभाविक जीवन का अंग बनाइए, ताकि परीक्षा जो है आपके दिमाग पर कोई अतिरिक्त दबाव पैदा न करे, तो सफलता निश्चित है। ठीक है? ये पूरा चीज आज मैंने आपको बता दिया। निश्चित ही अगर प्रत्येक तैयारी करने वाला विद्यार्थी अगर इन सारे शर्तों को, इन सारे अनुशासनों को, इन सारे आदर्शों को, इन सारे नियमों का पालन करता है, तो निश्चित ही कोई शंका नहीं है कि वो आईएएस की परीक्षा में सफल ना। ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं एक नए वीडियो में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।